नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए मर्द और औरत दोनों का उसी धर्म का होना अनिवार्य है। यानी अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी हो तो उनमें से एक को धर्म बदलना होगा। पर हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहे, ये जरूरी नहीं है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के मर्द और औरत बिना धर्म बदले कानून शादी कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है। शादी को लेकर अलग अलग धर्म के अपने अपने अलग अलग एक्ट हैं, जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। उन्हें उस एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर करानी होती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यदि वो विदेश में रह रहे हो तब भी। लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में लोग खुद से मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं, इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि उन्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा। उस नोटिस को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करना होता है। इसमें ये बताना होता है कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो ऋषिपाल जी, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120612793 और 0120612793 दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी आज ऋषिपाल जी आपको देने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को यही बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट आखिरकार क्यों लाया गया था? आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत बेखूबी से बताया कि जब दो धर्मों के व्यक्ति जो होते हैं, अक्सर हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, उस पर्सनल लॉज के हिसाब से जो हिंदू व्यक्ति होता है उसकी शादी हिंदू महिला के साथ ही होती है, और जो मुस्लिम व्यक्ति होता है उसकी शादी मुस्लिम महिला के साथ ही होती है। लेकिन ऐसी स्थिति जब होती है, जब मान लीजिए दो व्यक्ति अलग धर्मों के हों और वो ये चाहते हो कि वो अलग धर्म में रहते हुए भी अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए कोई हिंदू है और वो मुस्लिम होना चाहता है तो अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकता है और दूसरे धर्म में होकर और फिर दूसरे धर्म का होकर दोनों शादी कर सकते हैं। हिंदू मतलब मुस्लिम हिंदू बन सकता है, हिंदू मुस्लिम बन सकता है। लेकिन बात यह कि दोनों व्यक्ति ये चाहते हैं कि जो उनका मूल धर्म है, जो मूल धर्म की जो अवधारणा है, जो उनका जो प्रैक्टिस का जो तरीका है, वो सब कुछ वो दोनों अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते, दोनों उसकी प्रैक्टिस को करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नए कानूनी व्यवस्था की स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की गई कि इसके अंदर दोनों व्यक्ति अपने मूल धर्म में रहते हैं। यानी जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रह सकता है और जो हिंदू है वो हिंदू रह सकता है। वो अपने या किसी और भी कास्ट में जो है, और भी धर्म में जो है, वो उन रीति रिवाजों को, वो उन धार्मिक विचारों को, आस्थाओं को रखते हुए जो दो व्यक्ति जो है, जो इसके अलावा जो और कंडीशंस है, जैसे जो व्यक्तिगत अधिकार है, मतलब जो मेजोरिटी एक्ट है जिसके अंदर लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल, इन बातों के रहते हुए और कंडीशंस के रहते हुए वो स्पेशल मैरिज एक्ट में दो व्यक्ति अपने शादी का आवेदन जो है
एक संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं और उनकी जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की जा सकती है। जी, इसका सर पूरा प्रोसेस भी आपसे समझना चाहेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है? स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की प्रक्रिया क्या कुछ है? देखिए, जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर दो व्यक्ति जब विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको जो संबंधित अधिकारी है उसके पास एक आवेदन देना होता है। और ऐसी स्थिति में जब वो आवेदन देते हैं तो क्योंकि संबंधित अधिकारी जो होता है उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो उसको पर्सनली परिचित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वो संबंधित अधिकारी जो है कुछ कानूनी व्यवस्थाओं का पालन कराने के लिए उनको बोलता है कि आप अपने सबसे पहले अपना आईडी प्रूफ दीजिए, जो भी अपने आप जो आपके आईडी है, जो आपकी पहचान है। दूसरी बात, आप अपना एज प्रूफ दीजिए कि आपकी एज ये है। तो इन दो डॉक्यूमेंट को वो प्रिस्क्राइब करने के बाद वो दो विटनेस जो होते हैं, दो जो गवाह है, उनका भी आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। और जो चारों व्यक्ति हैं, इन चारों व्यक्ति की उम्र जो है वो 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। यानी चारों इस स्थिति में होनी चाहिए कि जो भी कोई भी कर्म किया जा रहा है, कुछ जो काम हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उनको उसकी स्पष्ट नॉलेज हो। और उसका जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर जो फॉर्म्स है, उन सबको भरा जाता है। दोनों जो लड़का और लड़की जो दोनों हैं, दोनों अपने एफिडेविट देते हैं। उन एफिडेविट में सारी बात बताते हैं कि मेरा असली नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा धर्म ये है, मेरी उम्र ये है, मेरा आधार कार्ड, इन सारी बातों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि मैं इस धर्म का हूँ और मैं मुझसे शादी करना चाहता हूँ, वो इस धर्म की, और हम दो किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं बंधे हुए जिसके अंदर हमारी शादी जो है प्रतिबंधित है। जैसे मान लीजिए दो हिंदू हैं और हिंदुओं के अंदर भी स्पंदा रिलेशनशिप होती है कि अगर मान लीजिए जैसे बुआ का लड़का है या बुआ की लड़की है, तो उन जो संबंध है उनके अंदर जो विवाह है वो विच्छेद होता है, विवाह निषेध होता है, विवाह नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित एफिडेविट है वो दिया जाता है और उन एफिडेविट की जांच की जाती है। उस एफिडेविट के होने के बाद भी जो संबंधित अधिकारी 30 दिन का समय देता है कि उनका जो बाहर उनका जो एक बोर्ड होता है, वहाँ पे जो विजुअल बोर्ड होता है, एक सूचना जो पटल होता है, वहाँ पे उनकी सूचना की, उनकी विवाह से संबंधित सूचना को लिखा जाता है और 30 दिन के बाद की उनको डेट दी जाती है कि आप 30 दिन के बाद आइए। वो इसलिए होता है कि उस सूचना को पब्लिक किया जाता है कि ये पब्लिक किया जा रहा है कि दो व्यक्ति इस तरह से शादी करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको लगता है, जिसको ऐतराज है, ऐतराज का मतलब ये है कि वो बताएगा उसको ऐतराज क्यों है, या वो ये कहता है कि दोनों व्यक्ति अपनी पहचान को छुपा रहे हैं या कोई और कारण है, या डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं उनमें कोई गड़बड़ी है, तो उन सारे प्रावधानों के होने के बाद फिर जो है वो संबंधित अधिकारी किसी भी दो व्यक्ति की जो शादी है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो मंजूर कर सकता है, वो सारे प्रावधानों को देखने के बाद। जी सर, ये भी बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी से पहले पब्लिक नोटिस क्यों जारी होता है और इस नोटिस के भीतर क्या कुछ होता है? अगर किसी को शादी से आपत्ति हो तो क्या किया जाए और कितने दिनों का ये नोटिस होता है? देखिए, जैसे आपको बताया कि जब शादी होती है, शादी की परफॉर्मेंस होती है और कोई अधिकारी या कोई गवर्नमेंट अधिकारी जो है मैरिज को परफॉर्म कराता है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो गवर्नमेंट जो अधिकारी होता है वो किसी भी तरीके से उन दोनों का रिश्ते में बंधा हुआ नहीं होता, उसको उनके बारे में निजी जानकारी नहीं होती कि वो व्यक्ति जो उनके सामने सूचना दे रहे हैं या उनके सामने जो भी डॉक्यूमेंट रख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सही है, गलत है, या वो जो सूचनाएं दे रहे हैं वो सूचना सही है या गलत है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है और वो स्त्री पहले से ही शादीशुदा हो, यानी उसका जो विवाह है वो कानून के द्वारा होना संभव ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो पब्लिक नोटिस है वो पब्लिक नोटिस किया जाता है कि ये दो व्यक्ति अपनी जो शादी है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो कराना चाहते हैं, और उसको पब्लिक नोटिस लगाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उससे संबंधित किसी भी तरीके का अगर मान लीजिए विरोध होता है या कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मुझे इसको ऑब्जेक्शन है, तो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है और उस अधिकारी के पास संभवतः ये सारी पावर्स होती है कि वो उन ऑब्जेक्शन को सुन सकता है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। मान लीजिए किसी लड़की का कोई पिता कहता है कि भाई मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो है वो गैर धर्म में शादी कर रहा है, तो उनकी पसंद नापसंद का ऑब्जेक्शन नहीं होता। हमने ये देखना है कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से
जो पॉसिबल है कि क्या वो संभव जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो ऑब्जेक्शन कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, या हमारे जो पर्सनल लॉज हैं और जो हमारा मेजोरिटी एक्ट है और इसके अलावा जो स्पेशल लॉज बने होते हैं हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, उनके रहते किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा और जो ऑब्जेक्शन है उसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी उन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर सकता है और उनकी शादी की मंजूरी दी जा सकती है। जी सर, ये भी बताएं कि अगर नोटिस के बाद किसी को शादी पर आपत्ति हो तो क्या करें? नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उस शादी को जो संबंधित जो फैमिली कोर्ट होती है या सिविल कोर्ट होती है, वहां पर उस मैरिज को चैलेंज किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी जो शादी है वो शादी जो करी है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, या मान लीजिए किसी व्यक्ति की, दो व्यक्तियों की जो शादी है वो मौजूदा कानून के हिसाब से होनी संभव नहीं थी। एग्जाम्पल मान लीजिए पुरुष या एक और महिला, उनमें से एक जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कानून कहता है कि उनकी जो मैरिज है, अगर वो हिंदू है या मान ली मुस्लिम भी है तो ऐसी स्थिति में शादी नहीं हो सकती थी उनकी, एक ब्याहता की और एक जो है अविवाहित की, या दोनों ब्याहता है और दोनों शादी कर लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, तो मौजूदा कानून में ऐसी स्थिति में शादी नहीं हो सकती। तो जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में इस तरह की मैरिज को चैलेंज किया जा सकता है कि मैरिज जो है ये फ्रॉड तरीके से हुई है। और फैमिली कोर्ट में और सिविल कोर्ट में, आप फैमिली कोर्ट में स्पेशली, क्योंकि अब जहां पर अधिकांश हमारे देश के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे सही में फैमिली कोर्ट लागू हो गया है, तो फैमिली कोर्ट के अंदर उस जो मैरिज को चैलेंज किया जा सकता है और जो व्यक्ति जिसको उस पर ऐतराज हो वो एक डिग्री प्राप्त कर सकता है कि मैरिज जो की गई है वो मैरिज नल एंड वाइड है, यानी वो मैरिज जो है वो फ्रॉड तरीके से की गई है और वो मैरिज करने का उन व्यक्ति को हक नहीं था और उन्होंने जो संबंधित अधिकारी है उसको किसी तरह से गलत इंफॉर्मेशन देके और उनकी जो मैरिज परफॉर्म कराई है। तो ऐसी स्थिति में जो मैरिज है, और अगर मान ली सारे प्रावधान से जो ऑब्जेक्शन से वो प्रूव होता है तो मैरिज जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर की जा सकती है। मैरिज नल एंड वाइड डिक्लेयर होती है तो ऐसी स्थिति में जो वो व्यक्ति, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट को फोर्स डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है या किसी और, मान लीजिए किसी ने बाइगैमी की है, दुर्विवाह किया है, मान लीजिए किसी स्त्री ने या पुरुष ने, हिंदू स्त्री या पुरुष है, उसने अपनी ब्याहता स्त्री या पुरुष के रहते दूसरी शादी की है, तो बाइगैमी का जो एक केस है आईपीसी प्रोविजंस के अंदर वो भी उनके खिलाफ जो है दर्ज हो सकता है। तो उनके सारे प्रावधान जो है उसके अंदर लगते हैं और उस हिसाब से जो कानून अन्य सभी प्रावधानों के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जी सर, और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अमान्य हो जाता है? ये सबसे बड़ा तो ये है कि आपको जो हमारे ऑलरेडी पर्सनल लॉज हैं, अगर पर्सनल लॉज हमारे बना रखे हैं कि भाई हम एक हिंदू के पर्सनल लॉ ये हैं कि उन पर्सनल लॉज के अगर अगेंस्ट में जैसे मैरिज होती है तो वो विवाह जो है डिक्लेयर हो सकता है मैरिज नल एंड वाइड है। या मान लीजिए किसी ने विवाह जो किया है वो विवाह कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दूसरे साथी से, ये तो हम आपने जो पहले बात करी वो तो तब बात करी कि किसी दूसरे व्यक्ति को ऑब्जेक्शन हो, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि मुझे जो दूसरे साथी जिसने मेरे से शादी करी है उसने जो इंफॉर्मेशन दी है या मुझे सूचनाएं दी है, मुझे जानकारी दी है, वो जानकारी फ्रॉड दी है या जानकारी गलत दी है, झूठी दी है और इसकी वजह से जो है मेरी मैरिज जो है परफॉर्म हुई, या मैं मैरिज, या मान लीजिए सपोज ऐसी स्थिति होती है कि मैरिज की जो कंसेंट मैंने दी है वो कंसेंट किसी प्रेशर में दी गई है, वो कंसेंट किसी दबाव में दी गई है, या कोई और ऐसा कारण था, प्रलोभन था, कोई और ऐसा कारण था, या इंसैनिटी थी, वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो प्रॉपरली अपनी कंसेंट दे सके, या वो ये साबित कर दे कि मेरी उम्र जो है 18 वर्ष से कम थी और मैं कंसेंट देने की स्थिति में नहीं थी, लड़की कहती है, लड़का कहती है। तो जो भी अगर ये सारी कंडीशन जो हमारे मौजूदा जो फैमिली लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, अगर इनके रहते या कोई और कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टेट का कोई स्पेशल लॉ है उनसे किसी का भी वायलेशन होता है तो उस वायलेशन को लेकर दोनों पार्टी में से अगर कोई पार्टी को लगता है कि इसमें एक पार्टी ने वायलेशन किया है तो उस पार्टी को संबंधित फैमिली कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है।
जी सर, ये तो यहाँ पर शादी को लेकर बात हुई और इसके साथ ही विवाह कब अमान्य हो जाता है ये भी आपने समझाया। सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि इस एक्ट में शादी के बाद क्या पत्नी बिना तलाक के भरण पोषण की भी मांग कर सकती है? ऐसा भी कुछ इस एक्ट में है क्या? देखिए, जो जो तलाक होता है और जब जिसको डिवोर्स हम बोलते हैं, डिवोर्स की जो प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं, उन स्पेशल प्रोविजंस में सामान्यतः क्या होता है, जब डिवोर्स हो जाता है तो एक पति पत्नी का रिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई पत्नी ये कहती है कि वो अभी किसी व्यक्ति से तलाक नहीं ले रही, चाहे इवन चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट ना भी हो, और पत्नी कहती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस पति की जिम्मेदारी है कि मेरे जीवन या मेरा जो और भरण पोषण के लिए, जैसे फॉर दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर वो ये कहती है कि भाई उससे कोई मेरे बच्चा हो गया है, तो और बच्चा होने के बाद जो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में और फिर भी वो चाहती है कि वो तलाक लेना नहीं चाहती, कि वो उस संबंध में रहना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में जो पति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी और कानूनी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी पत्नी का, अगर उसके पास मीन्स नहीं है, यानी उसके पास संसाधन नहीं है, और वो उस बच्चे का जो उस विवाह से पैदा हुआ है, उन दोनों के जितने भी भरण पोषण है, उनकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर होती है। तो जैसे हमारे फैमिली लॉज में 125 सीआरपीसी के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, और जो हमारे अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जिन सब में जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है, जैसे उनमें प्रोविजन है, ऐसे ही इसके अंदर भी वो सारे के सारे प्रोविजन हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो भी जो है वो कहता है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये भी कहता है कि अगर विवाह नहीं भी किया है जी, अगर विवाह नहीं भी किया है और वो अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, यानी विवाह जैसी स्थिति में कई वर्षों से रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो स्त्री जो है उस पुरुष से भरण पोषण की जो याचिका या उसके द्वारा पैदा किए गए पुत्र या पुत्री के लिए भी वो उस याचिका को, उस भरण पोषण की मांग को कर सकती है। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतने आसान भाषा में स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।